आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स जो कि स्ट्रिंग क्लास के हैं एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स once you have created a string, you cannot alter that string. That string is immutable. Irrespective of that, you can make the changes in the existing string, but always a new object will be created. We will see all these practically, but today now we will start with this one of the important method, that is the toString method. Now this is the toString method which is used to print the object. If you want to print the object of a class in a printable format, मतलब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहें तो आपका ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है. जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली फायर. इसी तरह से जैसे हम इस प्रोग्राम के अंदर डेमो देखें, डेमो कौन सा है आपका e.java. जैसे हम यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई e, इसके अंदर दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और ये इसका एक कंस्ट्रक्टर है. सिंपल सा प्रोग्राम है. इसके अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि कंस्ट्रक्टर दो वेरिएबल्स ले रहा है, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो गई. एक हमने ऑब्जेक्ट बी बनाया, इसके अंदर में दो वेरिएबल्स पास किए, प्रॉपर्टीज आपकी इनिशियलाइज हो गई एक्स और वाई दोनों. फिर हमने ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कराया. मतलब इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन जावा लैंग्वेज टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट. हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को भी प्रिंट करा सकते हैं. लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएं तो किस तरह का आउटपुट आता है ये देखिए. हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पर अगर हम आउटपुट को देखें तो ये देखिए आपका इस तरह से आउटपुट आ रहा है. क्योंकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, अपना डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ले रहा है. कौन से मेथड का, यहाँ पर ये इस टू स्ट्रिंग मेथड का डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ले रहा है. लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को चाहें कि आपके हिसाब से वो प्रिंट हो, जो इन्फॉर्मेशन आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते समय पास करना चाहते हैं, जैसे ये तो डिफ़ॉल्ट आ रहा है भाई ये क्लास ई है और ये ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है, तो e@ आइडेंटिटी, क्लास का नेम @ उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी. ये तो इस तरह से काम कर रहा है. लेकिन आप चाहते हैं उसको कुछ और अच्छे तरीके से प्रिंट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी क्लास के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड. टू स्ट्रिंग मेथड बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है. अब वो ऑब्जेक्ट क्लास हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के अंदर, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ टू स्ट्रिंग मेथड अपनी क्लास के अंदर हम ये डिफाइन कर देते हैं. दिस मेथड रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ टाइप. हाँ, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को हम एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर है ना, अभी हम सिंपल रखने के लिए क्या प्रिंट कराते हैं, यहाँ पर हम केवल हेलो स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं. हमने प्रिंट कराया हेलो. अब ये देखिए, अब पहले ये क्या प्रिंट कर रहा था, जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे थे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं. यहाँ पर सिंपल सा प्रोग्राम है, अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं. पहले ये प्रिंट कर रहा था क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ले रहा था टू स्ट्रिंग क्लास की, तो टू स्ट्रिंग क्लास की नहीं, टू स्ट्रिंग मेथड की. लेकिन हमने अपनी क्लास के अंदर, खुद की क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन कर दिया. तो हम अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड कब डिफाइन करते हैं, जब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा हमारे तरीके से प्रिंट हो. अब ये देखिए, ये सिंपल क्या कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है. ये अननेसेसरी सा टास्क है, लेकिन हम एक बार देख रहे हैं कि वास्तव में काम करता है या नहीं करता. देखो, हमने दो बार ऑब्जेक्ट प्रिंट किया, दोनों बार क्या प्रिंट हो गया, हेलो. लेकिन अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर दे. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रिंग s = हम एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर देते हैं. हर ऑब्जेक्ट के पास क्या प्रॉपर्टी है, x. तो हम यहाँ प्रिंट करते हैं x = और फिर ब्रैकेट्स के बाहर हमने यहाँ पर x की वैल्यू दे दी और फिर प्लस, और हमने यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं थोड़ा आउटपुट अच्छा दिखाने के लिए, = हमने यहाँ पर ये y की यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी इस तरह से. तो अब क्या होगा, हमारे को प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू प्रिंट करेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की क्या वैल्यू है. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्ट्रिंग s को रिटर्न करा देते हैं. अब हमारा ऑब्जेक्ट इस फॉर्म के अंदर प्रिंट होगा. कई बार हमारे को ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कराने की, तो जब भी हमारे को ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कराने की ज़रूरत होती है तो अपने हिसाब से, तो हम अपनी क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन कर देते हैं, जो क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग, और इसके आगे पब्लिक लगाना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है. अभी हमने इनहेरिटेंस नहीं पढ़ा, तो जब इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तब इसको मैं आपको स्पेसिफाई करूंगा कि यहाँ पर पब्लिक क्यों लिखना ज़रूरी है. लेकिन आप इसको पब्लिक ही लिखिए
स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अब हम देखो इस ऑब्जेक्ट को, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करा रहे हैं। अब जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड कॉल होगा, टू स्ट्रिंग। जब ये वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा इसके लिए भी ऑटोमेटिकली कौन सा मेथड कॉल होगा, टू स्ट्रिंग। हम यहाँ पर तो कॉल नहीं कर रहे टू स्ट्रिंग को। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिस तरह कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली फायर करता है, कब फायर करता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहें तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा मेथड ढूंढता है, टू स्ट्रिंग। अगर आपने टू स्ट्रिंग बना दिया तो आपका वाला कॉल करेगा, नहीं तो वो अपने वाला कॉल करके उसी तरह से आउटपुट देगा जैसे पहले दे रहा था। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट को उसने प्रिंट कराया, तो उसने क्या किया, हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दिया और उसकी दोनों प्रॉपर्टीज, इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है 10 और 20 और दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या है 100 और 200, उसने एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स। जितनी भी हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं जावा क्लास के अंदर, मतलब प्रोग्राम के अंदर, वो सारी स्ट्रिंग्स क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है कि आप उन स्ट्रिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अब आप कहोगे तो बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक फैसिलिटी है और ये इसका एक आर्किटेक्चर है। आप चाहो तो आपके प्रोग्राम के अंदर कोई इसके अंदर मैटर नहीं आएगा। अब तो अब ये देखिए, जैसे हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर और देखें, इम्यूटेबिलिटी भी देखेंगे अभी हम, लेकिन अभी इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई है ABC और यहाँ पे एक स्ट्रिंग S1 बनाई है, उसको भी हमने किससे इनिशियलाइज किया है, ABC से। तो देखिए आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, हमने दो स्ट्रिंग बनाई है, आपकी S और S1। तो जब हमने ये वाली स्ट्रिंग बनाई, कौन सी हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रिंग क्लास का, हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1 और हमने उनको इनिशियलाइज कर दिया ABC से। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा और फ्री मेमोरी के अंदर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट आपका किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, ABC से। ये ऑब्जेक्ट आपका ABC इस स्ट्रिंग से इनिशियलाइज हो गया। फिर हमने अगली लाइन के अंदर क्या किया, हमने अगली लाइन के अंदर स्ट्रिंग S2 बनाई, हमने उसको भी ABC से इनिशियलाइज कर दिया। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग कैसी हैं, ये दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल एक जैसी स्ट्रिंग्स हैं। तो अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जब ये देखेगा कि इस तरह का ऑब्जेक्ट, इस रिप्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्ट पहले से ही मौजूद है, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं करेगा, वो यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो एक रेफरेंस क्रिएट करेगा S2, क्योंकि वेरिएबल का नाम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम है S2। तो वो एक नया रेफरेंस क्रिएट करेगा S2 और अब क्या करेगा, ये भी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। मतलब दोनों के दोनों किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, अब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर हम प्रोग्राम के थ्रू इसको समझना चाहें तो अभी मैं है ना इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इस लाइन को कमेंट कर दिया। तो देखिए एक जावा के अंदर मेथड होता है हैश कोड, इसको जावा के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकता है। किस मेथड को, हैश कोड मेथड को। असल में हैश कोड मेथड करता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर S के थ्रू कॉल किया, S1 के थ्रू कॉल किया, आपकी अपनी क्लास हो ABCD, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हैश कोड मेथड को कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड फ्रीली अवेलेबल है। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है वैसे तो, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड हम यहाँ कैसे यूज़ कर रहे हैं अभी आप उस डिटेल में मत जाओ, उसको हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के अंदर। लेकिन अब हैश कोड मेथड करता क्या है, हैश कोड मेथड जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उसको क्या देता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर देता है। हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी। तो हमने जितने भी ऑब्जेक्ट किए, हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो हैश कोड क्या करता है, उस यूनिक आइडेंटिटी को रिटर्न करता है। तो हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग आइडेंटिटी होगी, क्योंकि वो यूनिक होगी, हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होगी। अगर हम इस चीज़ को प्रूव करना चाहें, किस चीज़ को हम प्रूव करना चाहें कि यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट S2 क्रिएट ही नहीं हुआ, वो पुराने ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है, तो दोनों की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। और आइडेंटिटी किसकी होती है, आइडेंटिटी आपकी होती है इस ऑब्जेक्ट की, आइडेंटिटी होती है आपके इस ऑब्जेक्ट की। तो मतलब इन दोनों की आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसके लिए मेथड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर हैश कोड। तो हमने दोनों का हैश कोड यहाँ पर प्रिंट कराया। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों की आइडेंटिटी सेम है तो हम यहाँ इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। आप ये देखिए 96354 96354, ये दोनों ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटीज़ यहाँ पर सेम है, दोनों की आइडेंटिटीज़ यहाँ पर सेम है। तो मतलब अगर हमारी
सिमिलर टाइप की हम दो स्ट्रिंग बनाएं तो कभी भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। हम चाहें तो उसको इस तरह बना सकते, किसी भी तरह बना लें, हम इज इक्वल टू न्यू करके बना देते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। आप कैसे भी बनाओ, उससे आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। अब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिए, क्योंकि दो मेथड होते हैं स्ट्रिंग को बनाने के लिए। इसलिए देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट ही नहीं है, आइडेंटिटी क्या है, दोनों की भी सेम है। तो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि जब आपकी स्ट्रिंग सेम हो तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, दोनों के दोनों रेफरेंस। बेसिकली ये क्या होता है, रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है आपकी, इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी आपकी 96354। तो इस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी होगी आपकी 96354। ये यूनिक आइडेंटिटी होगी आपके इस ऑब्जेक्ट की। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ये यूनिक आइडेंटिटी हो गई। तो अब अगर हम इसका हैश कोड देखें तो भी ये आएगा, अब हम इसका हैश कोड देखें तो भी ये आएगा। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कभी भी अगर सेम स्ट्रिंग हो तो वो कभी भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हम चाहें तो किसी भी, अब हमने कहा कि भी स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग्स आपकी क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स आपकी इम्यूटेबल होती हैं, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कहोगे सर मैं तो इस एस को चेंज करना चाहता हूँ, मैं तो अब एस के अंदर डी और ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर डी और ई, मैं तो एस के अंदर यहाँ पर डी और ई और ऐड करना चाहता हूँ। तो उस केस के अंदर क्या होगा, स्ट्रिंग तो आपकी सक्सेसफुली चेंज हो गई, 100% आपकी चेंज हो गई, लेकिन उस केस के अंदर आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। उस केस के अंदर आपका एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो जैसे ही आपने ये लाइन लिखी तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट देखो करेगा क्या। अब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यहाँ पर ये करेगा कि अब आपका जो वहाँ पर एस, हम यहाँ S1 यूज़ कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर उसको S1 यूज़ करता हूँ। अब वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा क्योंकि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बढ़ गई, और यहाँ पर क्या करेगा ABCDE, और ये कहेगा कि आप अब इसको रेफ़र मत ना करो। किसको रेफ़र मत करो, अब आप इसको रेफ़र नहीं कर रहे। अब आप किसको रेफ़र कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, अब आप इसको रेफ़र कर रहे हो। तो बिहाइंड द सीन वो क्या करता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है आपको। अच्छा, अब हम इसको प्रूव कैसे करें, हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि अब दोनों का हैश कोड, जो ये वाला है ये वाला है, दोनों का हैश कोड अब अलग अलग आना चाहिए। हम इसको देख लेते हैं कि दोनों का हैश कोड अब यहाँ पर अलग अलग हुआ या नहीं हुआ। हम इस लाइन को हटा ही देते हैं, ये यूजलेस लाइन है। अब दोनों का हैश कोड अगर अलग अलग होगा तो हमारी बात यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार हम स्क्रीन को और क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए दोनों का हैश कोड अलग अलग है। एस का क्या हैश कोड हो गया ये, और S1 का क्या हैश कोड हो गया, S1 का हैश कोड आपका ये हो गया। मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप चाहो तो एस को कितनी बार भी चेंज कर सकते हो। अब मैंने कहा कि एस इज इक्वल टू XYZ। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, आप तो एज अ प्रोग्रामर ये कह रहे हो कि भाई मैंने एस को चेंज कर दिया। एस पहले ABCD था, मैंने चेंज कर दिया। आप चेंज कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब वो क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना करके आपको दे देगा। यहाँ पर भी वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को और इसको सही करने के लिए हम इनको प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर हम S की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि S का हैश कोड चेंज हुआ या नहीं हुआ, या फिर हम S1 को यहाँ पर हटा ही देते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर हैश कोड S का पहले हम प्रिंट कर देते हैं कि S का यहाँ पर हैश कोड क्या है। फिर हमने कहा कि S यहाँ पर आएगा कैपिटल S, ठीक है, और हम इसको हटा देते हैं। फिर हमने कहा कि S इज इक्वल टू दिस, फिर हम इसका हैश कोड चेंज करते हैं। मतलब इससे हम प्रूव कर पाएंगे कि बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। हम स्ट्रिंग्स तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो बार बार यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। फिर हमने S को ये कर दिया। फिर अभी देखिए, अब यहाँ पर ये इस तरह से हमने कर दिया। स्ट्रिंग को हम चेंज करते रहो, कितनी बार भी चेंज करते रहो, लेकिन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करेगा, हर बार नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करेगा। अब हम स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करते हैं तो तीनों का हैश कोड अलग आना चाहिए। हमने रिटर्न किया है, देखो तीनों का हैश कोड यहाँ पर अलग अलग आया। तो जब भी आप स्ट्रिंग चेंज करते हो तो होता क्या है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। तो इसीलिए हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इसीलिए द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। द स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। लेकिन हम उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी सामने।
ठीक है। और अगर आपकी स्ट्रिंग एक ही रहे, रिप्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रिंग की एक है, तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, वो पुराने ऑब्जेक्ट को ही सब पॉइंट आउट करते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्रिएट किया स्ट्रिंग, अब यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर S1 इज इक्वल टू हेलो, और उसके बाद हमने इस वो लाइन को कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हमने एंटर किया, 4 बार कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं S2, हम इसको कर देते हैं क्या S3, हम इसको कर देते हैं S4। अब इस केस के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट होगा, लेकिन उसके रेफरेंस कितने क्रिएट होंगे, 4। ऑब्जेक्ट एक लेकिन रेफरेंस 4, मतलब अब ये हेलो नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हेलो नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसके रेफरेंस कितने होंगे, 1 2 3 4, मतलब S1 S2 S3 S4। ये सब के सब इसी को पॉइंट आउट करेंगे, ये सब के सब इसी को पॉइंट आउट करेंगे। आप चाहो तो इनका सबका हैश कोड देख लो, चारों का हैश कोड यहाँ पर सेम आएगा। तो हम यहाँ पर इस वाली हैश कोड वाली लाइन को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको 1 2 2 इसको कॉपी किया इस तरह से। तो आपको ये है ना सारी इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कि आप उनके साथ है ना इस तरह के सारे काम करते रहो, क्योंकि ज़्यादा क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा, एरर दिखाएगा। अब एरर का आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन के लिए आपको पूरी एपीआई देखनी आ गई है। अब हम एपीआई किस तरह से देखते हैं, आप एपीआई के अंदर उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करो। अब ये देखिए सबके हैश कोड बराबर आएंगे। हमें ना फ़िलहाल इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे को केवल यही आउटपुट दिखाई दे, ठीक है। अब सबके हैश कोड सेम आने चाहिए। हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, रन किया, देखो सबके हैश कोड सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का हैश कोड क्या है, 99162322, 9916 ऐसे कुछ था। तो अब सबके सब इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो सबका हैश कोड क्या हो गया, यहाँ पर सबका हैश कोड यहाँ पर आपका सेम हो गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। अब आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, किसी को भी कोई आपसे इंटरव्यू पूछे कि अगर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं तो हम अपने स्ट्रिंग्स को ऐसे चेंज कैसे कर लेते हैं। पहले आपकी स्ट्रिंग क्या थी, पहले आपकी स्ट्रिंग थी यहाँ पर ABC, हमने कर दिया ABCD, हमने उसी स्ट्रिंग को तो चेंज किया, हम तो चेंज कर पा रहे हैं, इम्यूटेबल क्यों है। आप कहोगे कि सर वो इम्यूटेबल हैं, हम चीज़ चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन जावा रन टाइम एनवायरनमेंट बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, इस एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज नहीं कर रहा। एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज करने का मतलब है कि जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब वो पहले क्या है, ABC है, अब हम इसको चेंज करना चाहें तो आपका रन टाइम एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, आपके रन टाइम एनवायरनमेंट को इस तरह से कर देना चाहिए, लेकिन वो इस तरह से करता ही नहीं है, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। वो तो क्या करेगा, आपका ABC है पहले स्ट्रिंग, ये आपका S है, तो अब आपने कर दिया उसको ABCD, ये आपकी स्ट्रिंग है, तो अब वो नया ऑब्जेक्ट ही बनाएगा, ABCD वो नया ही ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब कहेगा भैया आप इसे रेफ़र मत ना करो, आप इसे रेफ़र करो, यहाँ का रेफरेंस आप भूल जाओ, अब आप इसे रेफ़र करो। तो इसीलिए स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा लैंग्वेज। अब आगे हम क्या करते हैं, कुछ और हम मेथड्स पढ़ लेते हैं जावा इसके अंदर, स्ट्रिंग्स के अंदर, और आज हम ये स्ट्रिंग्स को वाइंड अप कर देंगे। बाकी आपको मैं मेथड्स बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ने हैं, एपीआई से आप उन मेथड्स को खुद ही ट्राई करना। सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। पहले हम करते हैं इक्वल्स मेथड यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स ये देखता है कि दो स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं, और ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन वैल्यू। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, और हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास करेंगे, और वो दोनों को देखेगा बुलियन। अगर दोनों बराबर हैं स्ट्रिंग तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर प्रोग्राम बना लेते हैं ABCDEFG, यहाँ पर हमने क्लास G बना ली। अब हमने यहाँ पर एक मेन मेथड यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया। अब हमने यहाँ पर जल्दी से एक स्ट्रिंग बना ली, हमने स्ट्रिंग का नाम लिखा S1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर जावा, और हमने यहाँ पर एक और स्ट्रिंग बना ली और उसका नाम रखा हमने S2, हमने उसका नाम भी क्या रख दिया, हमने उसका नाम भी रख दिया जावा। अब यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं। हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं क्योंकि उसके में आगे ज़रूरत पड़ेगी, S3, हमने उसके नाम के अंदर हल्का सा चेंज कर दिया और J को हमने कैपिटल कर दिया, यहाँ पर जावा हमने कर दिया उसको इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा आउट करते हैं। अब हम
अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो आपका इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करेगा, कोई भी बुलियन वैल्यू, ट्रू या फिर फॉल्स। हमारे को प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है ना, स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। जैसे आपने यूज़र नेम डाला, अब भी कंपेयर तो करोगे कि यूजुअल नेम वही है या नहीं है, डाटाबेस से गेट करोगे यूज़र नेम, एक यूज़र ने डाला, अब उन दोनों को कंपेयर करो भैया दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इक्वल्स मेथड का तो यूज़ करोगे वहाँ पर, तो इसलिए बहुत यूज़ में आने वाला मेथड है। हमने कहा कि s1 डॉट इक्वल्स, हमने कहा डॉट इक्वल्स, और यहाँ पर हमने पास कर दिया s2। अब ये दोनों इक्वल है तो इसे क्या देना चाहिए, आउटपुट में ट्रू। हम इस स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। हमने स्क्रीन को यहाँ पर क्लियर किया, इस मेथड को हमने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर इसने क्या आंसर दे दिया, यहाँ पर इसने ट्रू आंसर दे दिया। अब हम यहाँ पर देते हैं S3। अब जो S3 के अंदर डिफरेंस है, अब यहाँ पर J कैपिटल है तो यहाँ पर ये फॉल्स दे देगा। हमने किया यहाँ पर ये कैन नॉट रन S1 इक्वल्स S3, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ हमने कैपिटल S लगा दिया, ये स्मॉल S है। अब ये ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, देखिए अब यहाँ पर इसने क्या दे दिया, फॉल्स, क्योंकि ये स्मॉल केस में, कैपिटल केस में। अगर आप केस सेंसिटिव नहीं रखना चाहते, इरेस्पेक्टिव ऑफ द केस, तो आप क्या करते हो, इक्वल्स इग्नोर केस, मतलब केस को इग्नोर करो, आपकी कोई स्मॉल है या कैपिटल है, आप तो केवल उसको कंपेयर करो। तो हमने क्या कर दिया, इक्वल्स इग्नोर केस। अब वो केस को नहीं देखेगा कि कैपिटल है या स्मॉल है। जैसे है ना S1 के अंदर मैंने क्या कर दिया, पूरा ये कैपिटल में लिख दिया मैंने जावा, इस तरह से। अब वो S1 और S3 को करेगा, S3 के अंदर केवल एक कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। इक्वल्स इग्नोर के ट्रू रिटर्न करना चाहिए। देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर एक ट्रू रिटर्न कर दिया। तो आपके ये दो इंपॉर्टेंट मेथड हो गए। एक होता है आपका टू कैर एरे, आप स्ट्रिंग्स को है ना कैर एरे के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, इसी के लिए h.java। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली, पहले मेन मेथड हमने यहाँ डिज़ाइन कर लिया। अब हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बना ली s, और हमने अपनी वही पुरानी स्ट्रिंग लग दी, लर्निंग जावा नीड्स। अब पता नहीं ये लाइन सही है या नहीं है, वो तो आप ही लोग बताना। नीड डिवोशन, पूरे डिवोशन के साथ आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम अब ये देखो टू कैर एरे क्या रिटर्न करता है, टू कैर एरे एक करेक्टर टाइप का एरे रिटर्न करता है। अब हमारे को इस मेथड की भी ज़रूरत पड़ती है, जिन मेथड की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, मैं आपको केवल वही मेथड्स बता रहा हूँ। तो हमने इसको यहाँ पर सेव कर लिया, और हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा टू कैर एरे, और हमने यहाँ पर ये मेथड इस तरह से कॉल कर लिया। कैर का ये सी स्मॉल होगा, टू कैर एरे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक बार है ना इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। वैसे एरे इस तरह से प्रिंट तो नहीं होता, लेकिन इसको हम एक बार करेक्टर एरे को प्रिंट करा लेते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। हमने यहाँ पर कैर एरे को प्रिंट करा लिया, लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन। अच्छा, इसने करेक्टर एरे को पूरा एज इट इज़ प्रिंट कर दिया, लेकिन है वो करेक्टर एरे के अंदर ही, क्योंकि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर एरे होती है। अब देखो, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, पहले तो हम एक फॉर लूप बना लेते हैं। फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और i इज़ लेस देन, हम क्या लेंगे यहाँ पर s डॉट लेंथ, जो स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न करता है। नहीं, हम यहाँ लेंगे c डॉट लेंथ, एरे की लेंथ से हमें मतलब है, क्योंकि लेंथ एरे की प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा c क्या है, एरे, और हम करेंगे i प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे s आउट, और s आउट के अंदर हम क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर c और यहाँ पर i। अब यहाँ पर हमने इस तरह से प्रिंट करा दिया। अब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर आपकी प्रिंट कर देगा। ये आपकी देखो पूरी स्ट्रिंग लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन। देखो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको काउंट करने हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, कई बार ज़रूरत पड़ती है, कोई पैराग्राफ है, आपने पूरा पैराग्राफ स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर दिया, या आप काउंट करना है, आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, आपको कोई पैराग्राफ है, आपका कोई टेक्स्ट फाइल है, आपको काउंट करना है उसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, तो आप कैसे काउंट आउट करोगे, आप यहाँ पर एक इंटीजर ले लो एक्स को क्या इनिशलाइज़ कर दो, 0 से इनिशलाइज़ कर दो। अब आप यहाँ पर क्या करो, आप इसको प्रिंट ही मत ना करो, जितने करेक्टर्स हैं एक्स को आप प्लस प्लस करते रहो, बस जितने करेक्टर्स हैं उतनी बार एक्स एस आपका रन करता रहेगा। आपने कहा कि एस आउट टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इज इक्वल टू, आपने यहाँ का प्लस और आपने प्रिंट करा दिया एक्स, तो आपको पता पड़ जाएगा कितने टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं।
इस सेंटेंस के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 28। आप पूरी की पूरी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लो। जब हम फाइल हैंडलिंग करेंगे तो हम स्ट्रिंग के अंदर क्या करेंगे, पूरी फाइल सेव करा देंगे। और फाइल सेव कराने के बाद आपको मालूम करना है फाइल के अंदर कितने एरे हैं, क्योंकि फाइल स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने सेव कराई है। आप फटाफट क्या करो, उसको टू कैर एरे के अंदर चेंज करा लो, फॉर लूप आइटरेट करो और मालूम कर लो उसके अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। या आपको ऑकरेंस मालूम करनी है। अब देखो जैसे ए की ऑकरेंस है, हमारे को मालूम करना है कि ए कितनी बार है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं इस वाले फॉर लूप को कर देता हूँ कमेंट, ताकि आपको ये रहे। यहाँ पर मैं दोबारा एक फॉर लूप बना लेता हूँ। यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, ए की ऑकरेंसेस को मालूम करना है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सी डॉट लेंथ कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर देते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने वेरिएबल इंट एक्स इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है, हम यहाँ पर एक और ले लेते हैं, चलो, ताकि हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सी की लेंथ प्रॉपर्टी है, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एरे के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है लेंथ, और स्ट्रिंग के अंदर मेथड होता है। तो मेथड होता है तो 2 ब्रैकेट आते हैं। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट नहीं है, तो मतलब ये एरे की प्रॉपर्टी है। सी की प्रॉपर्टी नहीं, कैरेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं, एरे की प्रॉपर्टी होती है। आप एरे का मेरा वो वीडियो देखना, उसके अंदर आपको पता चलेगा। प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढ लेना कहाँ पर है वीडियो। अब मेरे को देखना है यहाँ पर, तो हम क्या करूँगा कि इफ़, अब यहाँ पर आपका सी आई करेक्टर इसके अंदर है ना, इज इक्वल टू सिंगल कोट में आप ए दे दो, तो वो क्या करें, वो यहाँ पर वाई को प्लस प्लस कर दे। अब आपको ऑकरेंसेज मालूम करनी है कि किसकी कितनी ऑकरेंसेज है। यहाँ पर आपका फॉर लूप खत्म हो गया। आपने कहा एस आउट, आपने क्या ए ऑकर्स, फिर यहाँ पर हम वाई को प्रिंट कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पर इस तरह से टाइम्स, ये इतने टाइम्स ऑकर हुआ आपका ये। अब हम इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। मतलब बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको 2 कैरेक्टर एरे यूज़ कर सकते हो। ए ऑकर्स 3 टाइम्स। अब देखो क्या 3 बार ही आया है क्या ये, 1 बार यहाँ आया है, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार ही आया। अब आपको देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, ई मालूम करना है, ई कितनी बार है, आप यहाँ ई कर दो। आउटपुट मैसेज के अंदर हम यहाँ बस आउटपुट में कोई मैटर नहीं करता, हम यहाँ ई कर देते हैं। अब ये मालूम कर लेगा कि यहाँ पे ई ऑकर्स 4 टाइम्स। देख लो आप, ई 4 बार आया, 1 2 3 और ये 4 बार आया। तो आप इस तरह से बहुत सारे, आपको देखो काउंट करने हैं कि सारे वॉवल्स के सारे टोटल इसमें वॉवल्स कितने हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर और ऑपरेटर लगा दो। सिंपल देखो बाबा, आपको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर ये वॉवल या तो ई हो, 2 3 5 वॉवल्स होते हैं ना, 4, और ये आपका 5 और ऑपरेटर लगा दिया। या तो ई हो, या फिर वो ए हो, या फिर वो आई हो। ई हमारा हो गया, ए आई ई ओ यू होते हैं ना, या फिर वो यू हो। ठीक है, अब सिंपल था, हो गया। आपके कितने वॉवल्स हैं इसके अंदर। अब हम यहाँ पर प्ले करते हैं। अब यहाँ पर हम मैसेज चेंज कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स आगे लिख देना आप, इन द गिवन स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस, और हम यहाँ वाइल कर देते हैं। अभी आपका प्रोग्राम हो गया। आपको ये बताएगा कि टोटल कितने नंबर ऑफ वॉवेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इज इक्वल टू 9। अब स्ट्रिंग में काउंट कर लेना, आपके टोटल 9 वॉवेल्स होंगे। तो इसी तरह से आपको वर्ड्स काउंट करने हैं। चलो ये प्रोग्राम हम करेंगे फाइल हैंडलिंग में, वहाँ ज़्यादा आसान रहेगा कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं। अब देखो ये प्रोग्राम आप खुद बना रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको निकालने हैं। आपको क्या करना है, ये काउंट करना है यहाँ पर। देखो, अच्छा चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो हर चीज़ का लॉजिक होना चाहिए। प्रोग्राम बहुत आसान होते हैं बनाने। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग बेकार में सीख रहे हो, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको वाई रहने देता हूँ सिंपल रखने के लिए। अब मेरे को है ना टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, तो मैं इस वेरिएबल को ले लेता हूँ z। अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को मैं हटाता हूँ। देखो हमें मालूम है कि हर वर्ड किससे सेपरेट रहता है, एक स्पेस से सेपरेटेड रहता है। बीच में क्या होता है, एक आपका स्पेस आता है, आपका एक स्पेस आता ही आता है, ठीक है। और शुरू में स्पेस आता नहीं है, तो आप टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस +1 कर दो।
अब हम यहाँ करेंगे, अब देखो करेक्टर एरे के फायदे दिखा रहा हूँ कि ये मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। टू कैर एरे आप बुक में पढ़ोगे, आपको तो टू कैर एरे कैर एरे में चेंज कर देता है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन तो इस तरह से पता चलेगी ना। अब आपने कहा इफ़ सी और आई इज डबल इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंगल स्पेस लगा दिया, तो क्या करे, जेड को प्लस प्लस करता रहे, जेड को प्लस प्लस करता रहे, ठीक है, जेड को प्लस प्लस करता रहे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू, अब हमें z के अंदर +1 करना पड़ेगा क्योंकि एक शुरू का वर्ड काउंट नहीं होगा उसके अंदर। हम क्या कर देंगे, z+1 और हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। देखो कितने सारे प्रोग्राम बना लिए। अब इसी तरह से प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 4। ये देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ये लर्निंग जावा नीड्स डिवोशन, इसको भी हटा दो, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। आपको लिंक पर तो सारे प्रोग्राम बन जाएंगे, मिल जाएंगे ना, तो आप इसको है ना कमेंट हटा हटा करके एग्जीक्यूट कर लेना। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, सी, अरे हमने यहाँ पर भाई इस सी एरे को भी कमेंट कर दिया, इसे तो नहीं कमेंट करना था। अब ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू 4। इस स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4। तो इसी तरह से आप दिमाग में सोचो कि आपको क्या क्या करना है। देखो बहुत सारे हैं, कोई वर्ड आपका एल से स्टार्ट हो रहा है, आपको केवल वही वर्ड प्रिंट कराना है। तो देखो आप सबके मेथड है, मैं सारी चीज़ बना करके नहीं दिखा सकता, इतने सारे मेथड है उसके अंदर। हम क्या करते हैं, ये वाला लिंक ओपन कर लेते हैं। अब देखो आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर बता दिए। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ कि आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। या आपको लिंक भी देखो इतने काम का दिया है, सीधा स्ट्रिंग क्लास यहाँ पर खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको देखना है कि कौन कौन सा वर्ड एल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेथड होता है स्टार्ट्स विद एक मेथड। अब ये पूरी एपीआई का आपको लिंक है ना, आप इसको पढ़ो। अब यहाँ पर होगा स्टार्ट्स विद, देखो स्टार्ट्स विद स्ट्रिंग लेता है तो आप एल को डबल कोट्स में डाल दो, सिंगल कोट के अंदर करेक्टर हो जाता है। तो स्टार्ट विद एल, तो आप जो स्टार्ट विद एल हो रहा है स्टार्ट विद एल कर दो। इसी तरह से आपके देखो मेथड है, आप स्ट्रिंग की भी सब स्ट्रिंग निकाल लेते हो, जिसे पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो कहाँ कौन से इंडेक्स से सब स्ट्रिंग निकालनी है वो आप इंडेक्स पास कर दो। मेथड की डिटेल है, मेथड के डिटेल में चले जाओ। इसके अंदर आप ये मैक्सिमम मेथड्स खुद ट्राई करके देखो, खुद ट्राई करके देखो। टू स्ट्रिंग मेथड में आपको बता दिया, टू अपर केस, जो जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाले मेथड्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है वैल्यू ऑफ। कई बार हमारे को ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई डबल वैल्यू है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ पर जितने प्रिमिटिव डाटा टाइप है ना, सबके इन्होंने वैल्यू ऑफ फंक्शन बना रखे। वैल्यू ऑफ के अंदर आप बुलियन, देखो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। एक ही मेथड है वैल्यू ऑफ, लेकिन उसकी डाटा टाइप अलग अलग है। मेथड ओवरलोडिंग इन्होंने भी की है। जो हम चीज़ें सीखते हैं वो सारी एपीआई के अंदर आपको मिल जाएंगी, वो भी तो वही इंप्लीमेंट करते हैं। आपको देखो वैल्यू ऑफ डबल, वैल्यू ऑफ फ्लोट, वैल्यू ऑफ यहाँ पर इंटीजर पास कर सकते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ के अंदर ये फ़ायदा होता है बच्चों के, है ना, हम यहाँ पर इसी प्रोग्राम के अंदर कर लेते हैं कि आपके पास कोई डबल है, डबल डी इज इक्वल टू आपके पास है 23.4.567, आपके पास कोई डबल वैल्यू है। आपको ऐसी एप्लीकेशन बनानी है कि आपको उसको इंटीजर फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इस इंटीजर फॉर्म, चाहे मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट ही करा देता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करा के आपका स्ट्रिंग क्लास का। अब ये देखो एपीआई के अंदर जाओ, ये आपका स्टैटिक मेथड है। तो स्ट्रिंग डॉट हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ और डबल पास कर देंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, क्योंकि स्टैटिक मेथड है, सिंपल था। तो आप किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। कौन से मेथड को यूज़ करके, वैल्यू ऑफ। हमने यहाँ पर मेथड यूज़ कर लिया वैल्यू ऑफ। अब देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ मेथड आ रहे हैं, ये को यहाँ से भी आप कर सकते हो, इंटीजर भी ले सकता है, ऑब्जेक्ट भी ले सकता है, डबल भी, फ्लोट भी। और यहाँ आती है जो रिटर्न टाइप, वो क्या रिटर्न कर रहे हैं, सारे मेथड यहाँ पर ही स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो आपको इंटेलिजेंस भी बहुत हेल्प दे देता है। हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ, और हमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, हमने यहाँ पर डी पास कर दिया, खत्म। अब आपका ये क्या हो जाएगा, अब आपको ये डी पास करेगा। आप है ना इसको हटा दो चलो, और आपको इसमें है ना हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं उस, ताकि ये प्रूव हो जाए कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है। ये यहाँ पे स्ट्रिंग, अब आपके पास ये डबल वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में है। जैसे हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था ना कि इंटीजर को, कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर है, मतलब अगर हमने इंटीजर ऐसे दिया हुआ है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब उसका उल्टा तरीका है कि आपको कोई इंटीजर दिया हुआ है, अब उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं वैल्यू ऑफ मेथड से। प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर इन चीज़ों की हमारे को बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आपको कई बार उसकी डाटा टाइप्स को, उसके टाइप्स को चेंज करना पड़ता है। वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आपको प्रिंट करा देगा लास्ट में,
अब जो भी ये प्रोग्राम है ऊपर पहले तो अपना आउटपुट देगा, बाद में हमें ये देखो इन्हें स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हमारे को वैल्यू ऑफ फंक्शन दे दिया। तो इसी तरह से ना आप ये इन सारे फंक्शंस की प्रैक्टिस करो बैठ करके। तो अभी यहाँ हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक को करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम नेस्टेड क्लासेस पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास से आपकी नेस्टेड क्लासेस को शुरू करेंगे। और ये मेरे ख्याल में आज 37th वीडियो है। अब तो मैं 2 दिन से लगातार डेली 2 वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ये मेथड यूज़ करें, किसी मेथड में प्रॉब्लम आए आप उसको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मेरे को लिख करके भेजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर जो होगा नेस्टेड क्लासेज इन जावा।